Hello everyone. Today's topic is Chola administration. Chola had three major administrative division: central government, provincial government and the local government. So central government में emperor और king वो head होता था administration का. चोला में हेरिडेटरियल मोनार्की थी, मीन्स फादर के बाद बेटा उस राजा बनेगा उस जगह का. एंड किंग को असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसके बाद आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट. प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चोला एम्पायर सबसे हेड होता था, मीन्स कंट्री एम्पायर को कहा गया. एंड दिस एम्पायर वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मंडलम. मंडलम वाज गवर्न एज बाय रॉयल प्रिंसेस और ऑफिसर्स. ओके, जो भी ऑफिसर्स होते थे, हाई पोस्ट में जो ऑफिसर्स होते थे और रॉयल प्रिंस जो होते थे वो मंडलम को गवर्न करते थे. मंडलम कह सकते हैं आज के स्टेट को. एंड मंडलम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु. वलनाडु को गवर्न करते थे पेरिया नट्टर. ओके, वलनाडु आज के डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं. एंड देन नाडु को गवर्न करते थे नट्टर. नाडु विलेज को कहते हैं. यहाँ पे एक और है टाउन और नगरम. टाउन होता है जहाँ पे नाडु से ज़्यादा, मीन्स विलेज से थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुआ हो और सिटी से थोड़ा कम डेवलप हो. तो ये टाउन जो है वो सिटी और विलेज के बीच में आता है. तो टाउन को कहा जाता था नगरम. एंड नगरम वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नगरट्टा. ओके, तो चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम. मंडलम को गवर्न करते थे रॉयल प्रिंस. मंडलम वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु. वलनाडु वॉज गवर्न बाय पेरिया नट्टर एंड नाडु वॉज गवर्न बाय नट्टर. ये दोनों वर्ड सेम है. यहाँ पे वलनाडु है, वलनाडु को गवर्न करते हैं पेरिया नट्टर. पेरिया मीन्स होते हैं बड़ा, हाँ, जिसकी पोस्ट हाई हो उसको पेरिया कहते हैं. तो वलनाडु डिस्ट्रिक्ट है, विलेज से बड़ा होता है वलनाडु. तो इस वजह से इसे करते थे रूल, वहाँ पे रूल करते थे पेरिया नट्टर एंड नाडु पे रूल करते थे नट्टर. ओके, एंड ईच नाडु हैड अ ऑटोनमस विलेजेस. मीन्स जितने भी नाडु थे उनमें कई सारे ऑटोनमस विलेजेस होते थे. ओके, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल के बाद है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 असेंबलीज होती थी, उर्ड एंड सभा. सभा को महासभा भी कहते थे. और जनरल असेंबली होती थी विलेज की, जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे. और दूसरी असेंबली थी वो सभा थी, महासभा भी कहते हैं इसे. ये गैदरिंग था एडल्ट मेन का, हाँ, ब्राह्मण फैमिली से, ब्राह्मण विलेजेस से जो एडल्ट मेन होते थे, ये उनकी गैदरिंग थी. हाँ, और ये जो ब्राह्मण सेटलमेंट था, सब महासभा में ब्राह्मण लोग होते थे. और यही मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो थी इस जगह की फ्री ऑफ टैक्स थी. इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 असेंबलीज थी, उर्ड एंड सभा. उर्ड में जनरल असेंबली होती थी और सभा में वॉज अ गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन, जहाँ पे ब्राह्मण सेटलमेंट रहता था बेसिकली. और मेजॉरिटी ऑफ लैंड जो थी यहाँ की वो उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ये फ्री ऑफ टैक्स होते थे. उसके बाद विलेजेस वाज डिवाइडेड इनटू 30 वार्ड्स. हमने देखा कि एक एम्पायर था. एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम. मंडलम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू वलनाडु एंड वलनाडु वाज डिवाइडेड इनटू नाडु. नाडु हो गया विलेज, बट उस विलेज में भी, उस नाडु में भी ऑटोनमस 20-30 विलेजेस होते थे. मीन्स एक नाडु में 20 और 30 ऑटोनमस मतलब इंडिपेंडेंट विलेजेस होते थे. एंड दैट विलेज was further divided into 30 wards. वो जो विलेज था, जो नाडु में जो विलेजेस हुआ करते थे, एक नाडु में विलेजेस होते थे और उस एक विलेज में भी फिर 30 वार्ड्स होते थे, जिसे हम कुदुम्स कहते थे. और हर कुदुम से मीन्स 30 कुदुम्स होते थे, एक विलेज में 30 वार्ड्स होते थे. और ईच वार्ड से मेंबर नॉमिनेट होते थे विलेज काउंसिल के लिए. मीन्स जितने भी वार्ड्स हैं, मीन्स 30 वार्ड्स हैं, तो 30 वार्ड्स में से हर वार्ड से एक एक आदमी आता था. मीन्स फर्स्ट वाले वार्ड से एक आदमी आया, सेकंड वाले से एक आदमी आया. मतलब ऐसा नहीं होता था कि फर्स्ट वार्ड से 2-3 नॉमिनेट हुआ और उसमें से कोई एक चूज होता था. तो 30 वार्ड्स होता था, तो 30 मेंबर भी
चूज होते थे। ओके, विलेज काउंसिल के लिए चूज करवाए जाते थे। उसके बाद क्वालिफिकेशन भी था वार्ड मेंबर बनने का कि आप ओनरशिप होनी चाहिए एटलीस्ट 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड, मतलब आपके पास 1/4 ऑफ लैंड होना चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए। ओन रेसिडेंस एंड एबव 30 ईयर्स एंड बिलो 70 ईयर्स ऑफ एज, और उस जो भी नॉमिनेट हो रहा है उसकी एज 30 ईयर्स से एबव होनी चाहिए और 70 ईयर्स से कम होनी चाहिए। एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ वेदास, और उसमें वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स 1/4 ऑफ लैंड का ओनरशिप हो, ओन रेसिडेंस हो, अपना घर हो, 30 ईयर्स से ज़्यादा एज हो और 70 ईयर्स से कम हो, एंड वेदास की नॉलेज हो। तो यही अगर ये क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो वो काउंसिल मेंबर बन सकता है, वो नॉमिनेट हो सकता है फॉर कुदुम्स। कुदुम से वो काउंसिल मेंबर के लिए नॉमिनेट हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जिसे कहा जाता था पुरावु वरिथी नई कलम। दिस इज़ वेरी लॉन्ग वर्ड, तो इससे आप छोटा छोटा करके पढ़ सकते हैं। पुरावु वरिथी नई कलम। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पुरावु वरिथी नई कलम कहा जाता था। लैंड रेवेन्यू कैसे असिस्ट होता था? 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस लिया जाता था, मतलब जितने भी प्रोडक्शन हुआ उससे 1/3 जो हो जाता था वो लैंड रेवेन्यू के इसमें चला जाता था। एंड इट वॉज टेकन आइदर इन कैश और काइन, या तो कैश में लिया जाता था या तो काइन में, मतलब अनाज के ही रूप में ले लिया जाता था। ओके, जो भी लैंड्स टेम्पल को दी जाती थी उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। मीन्स टेम्पल के लैंड में कोई भी टैक्स नहीं लगता था। कुलोतुंगा फोर्स जो थे, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है, चोला एम्पायर के एक रूलर थे कुलोतुंगा फर्स्ट। इन्होंने टोल्स को एबॉलिश कर दिया। तो जब टोल को इन्होंने एबॉलिश करा, इनको टाइटल मिला सुंगम तविरिता चोलन का, द एम्पायर हु एबॉलिश द टोल। तो कुलोतुंगा फर्स्ट ने टोल्स को एबॉलिश कर दिया था। नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। चोलास मेंटेन अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री एंड नेवी। हाँ, जो चोला का जो नेवी था वो काफ़ी अच्छा था। ओके, रॉयल ट्रूप को कहते थे काई कोला पेरुम पदल। मीन्स जो भी रॉयल ट्रूप थी जो किंग ऑर्गेनाइज करता था उस ट्रूप को कहते थे कई कोला पेरुम पदल। और किंग का जो पर्सनल ट्रूप था उसे कहते थे विलाई करर। ओके, विलाई करर जो थे ये डिफेंड करते थे किंग को, मतलब किंग के प्रोटेक्शन के लिए थे। तो किंग्स के पर्सनल ट्रूप को कहते थे विलाई करर और रॉयल ट्रूप को कहते थे कई कोला पेरुम पदल। चोला ने नेवी पे काफ़ी स्पेशल अटेंशन पे किया है, और कुछ टाइम के लिए तो जो बे ऑफ बंगाल है उसे चोला लेक भी कहा जाता था। रीच द क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द चोलास के टाइम में जो तमिल का जो नेवल अचीवमेंट था वो क्लाइमेक्स पे था, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। ये मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट पे भी कंट्रोल कर लिए थे। एंड एज आई सेड, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक भी कहा जाने लग गया था, बिकॉज इनका नेवी जो था वो बहुत अच्छा था, इन लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशो इकोनॉमी लाइफ। ओके, तो कास्ट सिस्टम जो था ड्यूरिंग चोला वो काफ़ी वाइडली प्रिविलेंट था, बहुत ज़्यादा ही कास्ट सिस्टम थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने काफ़ी स्पेशल प्रिविलेजेस इंजॉय करे हैं। उस टाइम में शूद्रास की कोई वैल्यू नहीं थी। जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं लेटर पीरियड ऑफ चोला रूलर के, उसमें मेजर 2 डिवीजन है कास्ट में। एक है वेलांगी और दूसरा है इदांगी। वेलांगी कहते हैं राइट हैंडेड कास्ट को, और इदांगी कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कास्ट को। तो इदांगी में ये लो कास्ट जो होते हैं, अनटचेबल्स जो होते हैं वो इंक्लूड है, और वेलांगी में अदर कास्ट। तो यहाँ पे यही इसका मतलब ये इदांगी है लेफ्ट हैंडेड का। हम लेफ्ट हैंड को गलत इसमें लेते हैं, लाइक हम जितने भी गंदे काम है हम वो करते हैं। इस वजह से शूद्रास भी जो है वो टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, इस वजह से उनको इदांगी वाले ग्रुप में पुट डाउन किया गया है। और वलांगी वाले में है राइट हैंडेड कास्ट, मतलब जो अपर कास्ट थे। तो उस टाइम में 2 कास्ट थे, वलांगी एंड इदांगी। इदांगी कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कास्ट को, और वलांगी राइट हैंडेड कास्ट। इदांगी में पुट डाउन होते हैं शूद्रास जो अनटचेबल्स है।
इस टाइम में चोलास के टाइम में वुमेन की भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नहीं हुई थी, इम्प्रूव नहीं हुआ था पोजीशन ऑफ वुमेन। और जो सती प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट था एमंग द रॉयल फैमिलीज, कि अगर हस्बैंड मर जा रहा है तो उसके साथ साथ वाइफ को भी जला दिया जा रहा है। तो ये इसी को सती कहते हैं, और सती सिस्टम काफ़ी प्रिविलेंट था ड्यूरिंग चोलास। और ड्यूरिंग उसी टाइम में देवदासी सिस्टम भी इमर्ज हुआ था। देवदासी सिस्टम या डांसिंग गर्ल, ये जो है टेम्पल्स में डांस किया करती थी, और ये कभी भी शादी नहीं करती थी। देवदासी जो होती थी वो कभी शादी नहीं करती थी। ये अपनी जो ज़िंदगी है वो गॉड के लिए ही गॉड के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती थी, और वो डांस करती थी टेम्पल्स में। तो देवदासी सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग चोलास। Both Shaivism and Vaishnavism continued to flourish during Chola. मीन्स शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों ही फ्लरिश हुआ था चोला के टाइम में। एंड टेम्पल्स रिमेन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेंटर ऑफ इकोनॉमी जो था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो टेम्पल्स था। जैसे यहाँ पे डांस होते थे, देवदासी जो थी वो यहीं पे डांस करती थी, चीज़ें लोगों को यहीं पे सिखाया जाता था। तो ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी था। ओके, उसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ड्यूरिंग दी चोलास। तो ड्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस था चोला के टाइम में। ड्राविडियन स्टाइल का आर्ट एंड आर्किटेक्चर चीफ फीचर्स जो होता था चोला टेम्पल का वो होता था विमाना। विमाना ऐसे टाइप के इसको कहते हैं, ये इस टाइप का बना होता है, इसे विमाना कहते हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजौर में बना है, उसे राजा राजा फर्स्ट ने बनाया था। ये भी चोला के टाइम का है। राजा राजा फर्स्ट चोला रूलर थे, उन्होंने बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया तंजौर में। शिवा टेम्पल गंकाई कोंडा चोलापुरम में राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। एंड ब्रॉन्ज स्टैचू जो था नटराज का या फिर डांसिंग शिवा का, वो काफ़ी प्रोमिनेंट था ड्यूरिंग द चोलास। नेक्स्ट इज तमिल लिटरेचर अंडर चोलास। तो तमिल लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था चोला के टाइम में। रामायण लिखा है कंबन ने तमिल लैंग्वेज में। रामायण कंबन ने लिखा है तमिल लैंग्वेज में। एंड कलिंगा तू परानी वॉज रिटन बाय जयान कोंदन। जयान कोंदन ने कलिंगा तू परानी लिखा है, और ये डिस्क्राइब करता है कलिंगा वॉर को जो कुलोतुंगा फर्स्ट ने लड़ा था। तो कुलोतुंगा फर्स्ट की हमें बातें, कुलोतुंगा फर्स्ट का हमें पता चलता है कलिंगा तुपरानी से, जो लिखा है जयन कोंडन ने। ओके, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन इससे बन सकता है कि हमें कुलोतुंगा फर्स्ट के बारे में कैसे पता चलता है। तो जयन कोंडन के अकाउंट से पता चलता है, उसने लिखा था कलिंगा तुपरानी। उसके बाद फर्स्ट राजेंद्र फर्स्ट एंड राजा धीराजा के बारे में हमें पता चलता है मूवरुला से, और ये लिखा है उत्ता कुतर ने। ओके, हमें इन 3 राजा के बारे में मूवरुला से पता चलता है। उसके बाद कलदम तमिल ग्रामर को कहते हैं, जो लिखा है कलादनार ने। ओके, कलादनार लिखा है, तमिल ग्रामर कलादम है, उससे लिखा है कलादनार ने। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।